हेलो दोस्तों, बैलिज्म एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके यूपी टेट, सुपर टेट, साथ ही साथ आपके यूपी पीटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड लिए हैं, जो कि आपके सिलेबस पर बेस्ड होंगे, साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और वीडियो के लास्ट में मुझे जरूर बताइएगा कि आज के इस वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। तो बिना देरी करते हुए चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन है, किस देश के नाम का अर्थ 40 जनजातियों का देश है? ऑप्शन आपके सामने कजाकिस्तान, ऑप्शन बी डेनमार्क, ऑप्शन सी किर्गिस्तान या फिर ऑप्शन डी तजाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी किर्गिस्तान। दोस्तों, याद रखिएगा कि किर्गिस्तान में जो किर्गिस है इसका अर्थ होता है 40 और स्थान का अर्थ होता है जगह, यानी कि किर्गिस्तान को 40 जनजातियों का देश भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, पौधों में जाइलम मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार है? ऑप्शन आपके सामने भोजन का परिवहन, ऑप्शन बी जल का परिवहन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन का परिवहन या फिर ऑप्शन डी अमीनो अम्ल का परिवहन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी जल का परिवहन। दोस्तों, जो पौधे होते हैं, पौधों के जड़ों से लेकर इसके पत्तियों तक और पौधे के विभिन्न भागों तक जल को पहुंचाने का काम जाइलम करता है। और जब प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन बन जाता है तो इस भोजन को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम फ्लोएम करता है। तो याद रखिएगा, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया? ऑप्शन आपके सामने विश्व बैंक, ऑप्शन बी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। दोस्तों, याद रखिएगा कि पर्यावरण के दशा को दिखाने के लिए हरा सूचकांक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। अगला क्वेश्चन, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के संपादक कौन है? ऑप्शन आपके सामने एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी महादेव देसाई या फिर ऑप्शन डी मनसुख लाल नजर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मनसुख लाल नजर। दोस्तों, याद रखिएगा कि इंडियन ओपिनियन पत्रिका के जो संपादक थे ये मनसुख लाल नजर थे और महात्मा गांधी ने इस पर कोई खास कार्य भी किया था, इसलिए ये ज़्यादा फेमस है। अगर आपसे पूछा जाता है कि जो संध्या और युगांतर नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किसने किया था, तो याद रखिएगा कि बारिंद्र कुमार घोष ने किया था। और अगर आपसे पूछा जाता है कि कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो याद रखिएगा एनी बेसेंट ने किया था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कृषि जलवायु क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ऑप्शन आपके सामने 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 या फिर ऑप्शन डी 11। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 9। दोस्तों, याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में श्रेष्ठ जलवायु क्षेत्रों की संख्या 9 है। अगर आपसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो याद रखिएगा 9 राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन, लेखक भवन कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने पंजाब, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र या फिर ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। दोस्तों, याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के सचिवालय भवन को लेखक भवन के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, अरुणा आसफ अली किस आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने भूदान आंदोलन, ऑप्शन बी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन सी सविनय अवज्ञा आंदोलन या फिर ऑप्शन डी भारत छोड़ो। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था और अरुणा आसफ अली का इसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। अगर आपसे पूछा जाता है कि भूदान आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था, तो याद रखिएगा विनोबा भावे के द्वारा चलाया गया था। अगर आपसे पूछा जाता है कि असहयोग आंदोलन कब चला था, तो याद रखिएगा कि 1920 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत को मापने की इकाई कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने डेसिबल, ऑप्शन बी डॉप्सन, ऑप्शन सी एम्पियर या फिर ऑप्शन डी डेसिमल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉप्सन। दोस्तों, याद रखिएगा कि हमारे वायुमंडल के समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है और इसे डॉप्सन में मापा जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि एक डॉप्सन में कितने मिलीमीटर होता है, तो याद रखिएगा कि एक डॉप्सन में 100 मिलीमीटर होता है। अगला क्वेश्चन, कौन सी ओजोन परत सर्वाधिक हानिकारक है? ऑप्शन आपके सामने है UVA, ऑप्शन बी UVB, ऑप्शन सी UVC या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी UVC। दोस्तों, याद रखिए कि हमारे समताप मंडल में जो ओजोन परत पाई जाती है, इसमें 3 प्रकार की ओजोन परत पाई जाती है। सबसे पहले UVA, उसके बाद UVB और उसके बाद UVC। UVA जो है ये तो सामान्यतः पहुंच जाता है। UVB जो है ये जानवरों और मनुष्यों के लिए हानिकारक है, क्योंकि ये मोतियाबिंद और इसके साथ साथ स्किन कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करता है। और जो UVC है ये इंसान की मौत के लिए भी जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन,
राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया था? ऑप्शन आपके सामने 1911 ईस्वी, ऑप्शन बी 1896 ईस्वी, ऑप्शन सी 1904 में या फिर ऑप्शन डी 2000 में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1896। दोस्तों याद रखिए कि राष्ट्रीय गीत को सर्वप्रथम 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और राष्ट्रीय गान को पहली बार 1911 के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, शरीर में किस अम्ल के जमाव के कारण गठिया की समस्या उत्पन्न होती है? ऑप्शन आपके सामने है लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन डी यूरिक अम्ल, ऑप्शन सी फॉर्मिक अम्ल या फिर ऑप्शन डी एसिटिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यूरिक अम्ल। दोस्तों याद रखिए कि हमारे शरीर में यूरिक अम्ल का जमा होने पर गठिया की प्रॉब्लम उत्पन्न हो जाती है। अगर आपसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में थकान की समस्या किस अम्ल के जमाव के कारण होती है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल के जमाव के कारण होती है। अगला क्वेश्चन, दूध का हल्का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन आपके सामने केसीन, ऑप्शन बी कैरोटीन, ऑप्शन सी लैक्टोज या फिर ऑप्शन डी लैक्टिक अम्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कैरोटीन। दोस्तों याद रखिए कि दूध का हल्का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है और दूध का सफेद रंग केसीन के कारण होता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, तो याद रखिएगा लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखिएगा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ऑप्शन आपके सामने सैंडल पीक, ऑप्शन बी नार्जो, ऑप्शन सी गुरु शिखर या फिर ऑप्शन डी विक्टोरिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सैंडल पीक। दोस्तों याद रखिएगा कि अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है और लक्षद्वीप की सबसे ऊंची चोटी नार्जो है। अगर आपसे पूछा जाता है कि अरावली श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा गुरु शिखर है। और अगर आपसे पूछा जाता है कि अराकान युमा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो याद रखिएगा विक्टोरिया है। अगला क्वेश्चन, शारदा अधिनियम में लड़कियों तथा लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है 14 तथा 18 वर्ष, ऑप्शन बी 18 तथा 21 वर्ष, ऑप्शन सी 16 तथा 18 वर्ष या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 14 तथा 18 वर्ष। दोस्तों याद रखिए कि शारदा अधिनियम विवाह से संबंधित है और इसमें लड़कों की आयु जो है वो 18 वर्ष और लड़कियों की आयु 14 वर्ष निर्धारित की गई थी। अगला क्वेश्चन, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? ऑप्शन आपके सामने है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी अकबर द्वितीय, ऑप्शन सी विलियम बेंटिक या फिर ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अकबर द्वितीय। दोस्तों याद रखिए कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी, तो याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई थी। और अगर आपसे पूछा जाता है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता की उपाधि किससे दी गई थी, तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने दी थी। अगला क्वेश्चन, फंक ने किसका आविष्कार किया था, या फिर कह सकते हैं कि फंक ने किसकी खोज की थी? ऑप्शन आपके सामने हार्मोन, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी विटामिन या फिर ऑप्शन डी प्रोटीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी विटामिन। दोस्तों याद रखिए कि विटामिन की खोज फंक ने की थी। अगला क्वेश्चन, मिट्टी का घड़ा किस प्रक्रिया के कारण ठंडा रहता है? ऑप्शन आपके सामने ऊर्ध्वपातन, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी संघनन या फिर ऑप्शन डी वाष्पीकरण। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी वाष्पीकरण। दोस्तों याद रखिए कि मिट्टी का घड़ा जो होता है उसमें वाष्पीकरण की क्रिया होती है, जिस कारण उसमें रखा जल जो होता है वो ठंडा रहता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वाष्पीकरण प्रक्रिया क्या है, तो याद रखिएगा कि कमरे के तापमान पर जब उसमें जो जल वाष्प की घटना होती है उसे हम वाष्पीकरण की घटना कहते हैं। अगला क्वेश्चन, विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने सहारा, ऑप्शन बी थार, ऑप्शन सी गोबी या फिर ऑप्शन डी कालाहारी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी थार। दोस्तों याद रखिए कि विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल जो है वो थार का मरुस्थल है, जो कि भारत और पाकिस्तान में है। अगर आपसे पूछा जाता है कि सहारा मरुस्थल कहाँ पर है, तो याद रखिएगा अफ्रीका में है, गोबी का मरुस्थल चीन में है और कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। अगला क्वेश्चन, भारत में विदेशी मुद्रा भंडार कौन संभालता है? ऑप्शन आपके सामने भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दोस्तों याद रखिए कि भारत में विदेशी मुद्रा भंडार को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक संभालता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो याद रखिएगा 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक प्रस्तुत किया जाता है, आपको बताना है कि धन विधेयक कहाँ प्रस्तुत किया जाता है। ऑप्शन आपके सामने लोकसभा में, ऑप्शन बी राज्यसभा में, ऑप्शन सी न्यायपालिका में या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए लोकसभा में।
दोस्तों याद रखिए कि धन विधेयक लोकसभा में पेश किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है कि धन विधेयक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है तो याद रखिएगा अनुच्छेद 110 में है। अगला क्वेश्चन, रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? ऑप्शन आपके सामने प्रशांत महासागर, ऑप्शन बी अटलांटिक महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर या फिर ऑप्शन डी अंटार्कटिक महासागर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए प्रशांत महासागर। दोस्तों याद रखिए कि प्रशांत महासागर के लगभग चारों ओर जो भूभाग है उसमें बहुत अधिक मात्रा में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, जिस कारण इसे अगर देखा जाए तो एक तरीके से देखा जाता है कि इसके चारों ओर ज्वाला की तरह दिखाई देता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि रिंग ऑफ फायर की जो घटना होती है ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, अंगुलियों झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन आपके सामने एशिया, ऑप्शन बी अफ्रीका, ऑप्शन सी यूरोप या फिर ऑप्शन डी अमेरिका। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अमेरिका। दोस्तों याद रखिएगा कि उंगलियों झील जो है वो अमेरिका में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे बड़ा झील कौन सा है तो याद रखिएगा कैस्पियन सागर है। अगर आपसे पूछा जाता है कि विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है तो याद रखिएगा बैकाल झील है। अगला क्वेश्चन, सबरीवाला मंदिर किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन आपके सामने उड़ीसा, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी केरल या फिर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको मैं कमेंट के द्वारा बताना है। इस क्वेश्चन को मैंने कल के वीडियो में करा दिया था, तो अगर आपने कल का वीडियो ध्यान से देखा होगा और समझा होगा तो आप इसका आंसर जरूर कर पाएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, साथ ही साथ आज के वीडियो में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप फेसबुक पेज और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम फिर से लौटेंगे एक नया नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए।